नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट पाठशाला में। हम लोग पढ़ रहे थे दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, जिसको हम लोगों ने पिछली 2 क्लासों में डिटेल से पढ़ रखा है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, वो भी रैपिड रिवीजन के फॉर्म में। ठीक है, जिन्होंने डिटेल से 2 क्लासें ना की हों, उन दोनों क्लासों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसको देखने के बाद उसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1961। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण डेटे कौन सी हैं और उस पर घटना कौन सी हुई थी। ठीक, तो 24 अगस्त 1959, 24 अगस्त 1959 को यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था और साथ ही यह लोकसभा से पास भी हो गया था। ठीक, फिर उसके बाद तो लोकसभा से पास हो गया था, फिर यह राज्यसभा में यह पास नहीं हुआ था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ था? 6 मई को संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। कब? 6 मई को संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, जो कि 6 मई से 8 मई 1961 तक। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो वह बुलाते हैं राष्ट्रपति। अच्छा, ये बताइए कि जो संयुक्त अधिवेशन की बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है, वह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होती है? तो ये चीज आप लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? अधिनियमित, यानी कि यह एक्ट कब अधिनियमित हुआ था? तो यह एक्ट 21 मई 1961 को क्या हुआ था? अधिनियमित हुआ था। फिर यह एक्ट लागू कब हुआ? यह एक्ट 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ, लेकिन उस समय यह जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं हुआ था। क्यों? उस टाइम वहां पर आर्टिकल 370 लागू थे। आर्टिकल 370 क्या है? आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? जब ये जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 यानी कि भारतीय संविधान से आर्टिकल 370 का क्या हुआ? निरसन हो गया, यानी कि आर्टिकल 370 हमारे भारतीय संविधान में समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? आर्टिकल 370 का निरसन किया गया था। उसी समय यह आर्टिकल, यानी कि दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू हो गया था। यानी कि संपूर्ण भारत पर कब लागू हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कभी कभी 1 जुलाई 1961 भी होता है, कभी कभी 31 अक्टूबर 2019 में होता है। वो हम लोग अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे। ठीक, अगर ये दोनों हैं तो हम लोग इसको 31 अक्टूबर 2019 ही टिक करेंगे। ठीक है, फिर देखिए, सर्वप्रथम दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम एक्ट आया था या कहाँ पास हुआ था या कहाँ लागू हुआ था? सर्वप्रथम यह बिहार में लागू हुआ था। कब? बिहार में। कब? 1950 में, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में जब ये विधेयक आया था, उससे पहले ही यह बिहार में यह अधिनियम पास हो चुका था। फिर 1958 में कहाँ लागू हुआ? तो यह लागू हुआ आंध्र प्रदेश में। 1958 में आंध्र प्रदेश में। ठीक, देखिए, इसमें इस एक्ट के अधीन जो अपराध होता है, उस अपराध की विवेचना कौन करता है? तो उस अपराध की विवेचना के करने के लिए कम से कम अधिकारी एसआई रैंक का होना चाहिए। किस रैंक का होना चाहिए? एसआई रैंक का होना चाहिए। ठीक है, देखिए, इस एक्ट में संशोधन कितनी बार हुए? तो इस एक्ट में अभी तक टोटल 2 बार संशोधन हुए। कब? 11 सितंबर 1984 को पहला हुआ था। फिर दूसरा संशोधन क्या हुआ? 1 नवंबर 1986 को। देखिए, जब पहला संशोधन हुआ था, यानी कि 11 सितंबर 1986 को, तो इसमें ऐड की गई थी, इसमें दहेज की परिभाषा में संशोधन किया गया था। यानी कि कुछ और भी टर्म थे जो इसमें जोड़े गए थे, जैसे कि जो हमारा मूल एक्ट था उसमें था विवाह से पूर्व और विवाह के समय, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम की हमारी परिभाषा है उसमें विवाह से पूर्व, विवाह के समय और विवाह के बाद, यानी कि जो विवाह के बाद वाला टर्म हमारी परिभाषा में ऐड किया गया था, वो कब ऐड किया गया था? जो हमारा पहला संशोधन हुआ था। पहला संशोधन कब हुआ था? 11 सितंबर 1984 को। ठीक है, उसके बाद 1 नवंबर 1986 में दूसरा संशोधन हुआ। इसमें क्या हुआ? देखिए, इसमें बहुत सारे सेक्शंस ऐड किए गए, जैसे कि 4A, 8A और 8B का जो इसमें ऐड किए गए इस एक्ट में, वो बाद में संशोधन करके किए गए थे। कब? जो इसमें दूसरा संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1986। 1 नवंबर 1986। ठीक,
देखिए, दहेज की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? कोई भी गिफ्ट या कोई भी उपहार दहेज कब माना जाता है? वह दहेज तभी माना जाएगा जब उसमें मांग शब्द जुड़ी होगी। क्या? मांग शब्द। अगर मांग है तो दहेज है, वरना यह क्या होता है? उपहार होता है। ठीक, मांग लिया तो दहेज, वरना वही सामान उपहार होता है। अब देखिए, मांग डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दहेज। दहेज क्या है? दहेज प्रथा प्रत्येक अधिनियम हम लोग पढ़े रहे हैं। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सी वस्तु दहेज होती है, कौन सी वस्तु दहेज नहीं होती, तभी तो इसके एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखिए, दहेज क्या है? एक पक्ष के अभिभावक, ये शब्द ठीक है, दूसरे पक्ष के अभिभावक से मूल्यवान प्रतिभूतियां या कोई संपत्ति विवाह से पूर्व, देखिए विवाह से पूर्व या विवाह के समय, या फिर विवाह के समय या विवाह के पश्चात, विवाह के पश्चात की गई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग को ही दहेज कहते हैं। की गई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग को दहेज करते हैं, यानी कि एक पक्ष के अभिभावक के द्वारा दूसरे पक्ष के अभिभावक से की गई के द्वारा विवाह से पूर्व, विवाह के समय या विवाह के पश्चात की गई मांग ही दहेज कहलाती है। ठीक, अब देखिए, अभिभावक में कौन कौन हो सकता है? तो अभिभावक में रिश्तेदार, रिश्तेदार, माता पिता, या फिर मित्र भी शामिल होता है। ठीक है, अब बात करें अगर हम लोग मूल्यवान प्रतिभूतियां की, तो मूल्यवान प्रतिभूतियां वह होती हैं जैसे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि कोई एफडी हो गया या कोई बिल हो गया। ठीक है, ये होती है मूल्यवान प्रतिभूतियां। और संपत्ति तो आप लोग समझते हैं, धन या कोई जमीन जायदाद। ठीक है, विवाह से पूर्व यानी शादी होने से पहले दी जाए या शादी के समय दी जाए। ठीक है, और यह विवाह के पश्चात यानी शादी के बाद भी कई बार होता है कि दहेज की डिमांड की जाती है। की गई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग। देखिए, विवाह के समय और विवाह से पूर्व और विवाह के समय, ये दो टर्म तो हमारे मूल एक्ट में थे, लेकिन जो विवाह के पश्चात ये शब्द जोड़ा गया जब इसमें सेकंड संशोधन हुआ। सेकंड संशोधन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 नवंबर 1986 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1986 को। ठीक, 1 नवंबर 1986 को। ठीक, अब देखते हैं जो दहेज होता है उसके कुछ अपवाद भी हैं। दहेज के अपवाद, यानी कि कब दी गई रकम दहेज की श्रेणी में नहीं आती है। तो कब नहीं आती है? जैसे विवाह के समय मुस्लिम समाज, यानी कि जो विवाह के समय मुस्लिम समाज है उसमें जो करार किया जाता है ना, जो चीजें तय की जाती हैं, तय की गई जो रकम होती है वो क्या होती है? वो मेहर कहलाती है, जिसे दहेज नहीं माना जाता। ठीक है, जिसे दहेज नहीं माना जाती, यानी कि जो मेहर की रकम मुस्लिम समाज में विवाह के समय दी जाती है उसको हम लोग दहेज नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है या कि वह उनके धर्म की रीति रिवाज है। ठीक है, दूसरी, वे मूल्यवान प्रतिभूतियां या संपत्ति। वे मूल्यवान प्रतिभूतियां क्या होती है? हम लोगों ने अभी देखा है, या संपत्ति जो बिना मांगे दी जाती है। ठीक, मैं भी वही बोला था, बिना मांगे कुछ दिया जाएगा तो वो दहेज नहीं होगा। अगर बिना मांगे दी जाती है तो वो दहेज नहीं कहलाती, क्या होती? उपहार होती है। ठीक है, देखिए तीसरा टर्म तीसरी कंडीशन क्या है? वधु द्वारा अपने पैतृक संपत्ति, पैतृक यानी अपने माता पिता, पैतृक इसमें गलत लिखा है शायद, हो गया पैतृक
पैतृक संपत्ति, यानी कि वधु द्वारा, यानी कि पत्नी द्वारा पैतृक संपत्ति यानी अपने माता पिता की संपत्ति से जो उनका हिस्सा है। क्योंकि न्यायालय ने भी कहा है कि अगर आपके 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बच्चियां, 1 बच्चे हैं, तो हिस्से लगेंगे 3, यानी कि बच्चियों का यानी कि लड़कियों का भी बराबर का हिस्सा रहेगा। तो अगर वधु स्वयं से पैतृक संपत्ति से अपने हिस्से की मांग करती है तो वह दहेज नहीं होता है। ठीक है, फिर लास्ट क्या है, संतान के जन्म के समय, यानी कि जब संतान जन्म लेता है या कोई अन्य अनुष्ठान होता है तो उसके संबंध में किए गए जो रूढ़िगत उपहार होते हैं, यानी कि जो रीति रिवाज होते हैं, उनमें जो दी गई सामग्रियां या रकम होती है वह क्या होती है, वह दहेज नहीं होती है। ठीक, तो ये हुई हमारी दहेज की परिभाषा, यानी कि क्या दहेज में शामिल होता है और क्या दहेज में नहीं शामिल होता। देखिए, दहेज की परिभाषा और दहेज में किसे शामिल किया जाए या किसे न शामिल किया जाए, इसीलिए लोकसभा और देखिए बिल लोकसभा में पास हुआ था, राज्यसभा में इसीलिए पास नहीं हुआ था क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद हो गया था किस बात को लेकर कि दहेज में किसको शामिल किया जाए और किसको शामिल ना किया जाए। इसीलिए विधेयक देखो आया था 1959 में और पारित कब हुआ, 1961 में, यानी कि ये विवाद कितना दिन चला, दो वर्ष चला। लास्ट में राष्ट्रपति को इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाना ही पड़ा था। ठीक है, तभी जाके ये बिल पास हुआ था। केवल किस बात के लिए, केवल इसी बात के लिए कि दहेज में किसको शामिल किया जाए और किसको शामिल ना किया जाए। ठीक, तो चलते देखते हैं, अब देखते हैं हम इसके एक्ट के बारे में। ठीक है, तो देखिए इस एक्ट में कुल कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, इसमें 0 चैप्टर हैं। ठीक है, और इसमें कितने सेक्शन हैं, तो इसमें टोटल 10 सेक्शन है। ठीक है, ठीक, कितने सेक्शन हैं, तो टोटल 10 सेक्शन हैं। कितने चैप्टर हैं, तो 0 चैप्टर हैं। ठीक, किसी भी एक्ट में आपको वह एक्ट कब अधिनियमित हुआ, कब लागू हुआ और उसमें कब संशोधन हुआ और वह उसमें कितने सेक्शन हैं और उसमें कितने अध्याय, ये चीज हर बच्चे को आनी चाहिए क्योंकि कभी कभी यहाँ से कभी कभी क्या अधिकांशतः क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं देखिए सेक्शन 1 क्या है इस एक्ट का, सेक्शन 1 क्या है, तो संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार और प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार और इसका प्रारंभ। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका संक्षिप्त नाम है दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका विस्तार कहाँ है, प्रेजेंट टाइम में या संपूर्ण भारत पर लागू है, या प्रारंभ कब हुई थी, 1 जुलाई 1961 को लागू हुई थी। दहेज की परिभाषा सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 2 है दहेज की परिभाषा। इससे पहले स्लाइड पे हम लोग दहेज की परिभाषा को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, क्या है, एक पक्ष के अभिभावक द्वारा दूसरे पक्ष के अभिभावक से किसी मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति की विवाह से पूर्व, विवाह के समय या विवाह के पश्चात की गई प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष मांग ही दहेज कहलाती। ठीक, फिर आते सेक्शन 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, कौन सा, सेक्शन 3। ठीक, क्या है, दहेज लेने या दहेज देने की शास्ति, यानी दहेज लेने और दहेज देने की सजा क्या है, तो दहेज लेने की और देने की सजा क्या है, कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए या दहेज की रकम। भैया या दहेज की रकम कौन सी ली जाएगी, तो देखिए 15,000 या दहेज की रकम दोनों में जो ज्यादा होगा। ठीक, 15,000 रुपए या दहेज की रकम दोनों में तो ज्यादा होगा, वह उससे जुर्माने के तौर पे लिया जाएगा। और साथ में क्या होगा, साथ में उसे कम से कम 5 वर्ष का, अधिकतम क्या, इसकी कोई लिमिट नहीं दी, लेकिन कम से कम 5 वर्ष का कारावास तो अवश्य होगा। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन 4 में, क्या है सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्या है, दहेज मांगने के लिए शास्ति या दहेज मांगने के लिए सजा, यानी कि कोई व्यक्ति अगर दहेज मांगता है तो उसको क्या सजा दी जाएगी, इसका प्रावधान कहाँ है, इसका प्रावधान सेक्शन 4 में दिया गया होगा। क्या है, कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष, यानी कि कोई अगर दहेज मांगता है तो उसे कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास तो होगा ही होगा। और साथ में क्या होगा, साथ में जुर्माना भी देना होगा। और जुर्माना कितना देना होगा, तो जुर्माना 10,000 रुपये देना होगा। देखिए और का मतलब होता है कि दोनों, यहाँ पर या लिखा हो
देखिए ये और था, यानी कि कारावास और जुर्माना दोनों, लेकिन यहाँ पे देखो 1500 या दहेज की रकम, यानी इन दोनों में से कोई एक। ठीक, फिर आते हैं सेक्शन 4A। सेक्शन 4A, सेक्शन 4A, सेक्शन 4A को कब ऐड किया गया? तो इसको ऐड किया गया था सेकेंड संशोधन में। सेकेंड संशोधन कब हुआ था ये आप लोग हमें बताएंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 4A में क्या दिया है? विज्ञापन पर पाबंदी। विज्ञापन पर पाबंदी मतलब दहेज के लिए जो विज्ञापन की सॉरी जो दहेज के लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं, यानी कि समाचार पत्र या सोशल मीडिया पर यदि कोई शादी के एवज में दहेज देने का क्या करता है? विज्ञापन करता है, तो उसको दी जाएगी सजा। क्यों? क्योंकि विज्ञापन पर सरकार ने लगा रखी है पाबंदी। ठीक, सजा क्या है? कम से कम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष। यानी कि जो सजा होगी कम से कम 6 माह की होगी और अधिकतम 5 वर्ष की होगी। या देखिए, या शब्द आ गया, यानी कि या तो आपको कारावास की सजा दी जाएगी जो कि होगी कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष की, या 15,000 का जुर्माना। इन दोनों में से एक ही सजा आपको दी जाएगी। ठीक, फिर देखते क्या है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या है? दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होना। देखिए, दहेज देने या लेने का कोई भी करारनामा होता है, वह चाहे लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो, वह पुलिस या कानून की नज़रों में अमान्य माना जाता है। कानून की नज़रों में अमान्य माना जाता है। और इसका प्रावधान कहाँ दिया गया है हमारे एक्ट में? तो इसका प्रावधान हमारे एक्ट में सेक्शन 5 में दिया गया। ठीक, अब देखते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या है? देखो, सेक्शन 6 में दिया गया है दहेज का पत्नी या उसके वारिस के लिए होना। यानी कि देखिए, विवाह के समय या विवाह के पश्चात या विवाह से पूर्व जो दहेज की रकम किसी व्यक्ति को दी जाती है, तो वह उस व्यक्ति का उस रकम पर कोई मालिकाना हक नहीं होता है, वह केवल उस दहेज का संरक्षक होता है। क्या होता है? केवल संरक्षक होता है। ठीक है, अब संरक्षक है, फिर तो अगर वो संरक्षक है तो उसको एक तय समय सीमा के भीतर पत्नी या उसके वारिस को वापस करना होता है। और वह तय समय सीमा क्या है? देखिए, अगर दहेज विवाह के समय दिया गया, कब? विवाह के समय दिया गया, या विवाह से पूर्व दिया गया, या विवाह के पश्चात दिया गया। ठीक है, तो अगर विवाह के समय दिया गया तो उसके 3 माह के भीतर, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात दिया गया तो देखिए, विवाह के पूर्व दिया गया तो विवाह से 3 माह के पूर्व। अगर ये विवाह के पश्चात दिया गया तो जिस डेट में यह दिया गया है उसके 3 माह के पूर्व, यानी 3 माह से पहले ही इसको उसकी पत्नी या वारिस को देना होगा। ठीक, अब देखते हैं जब स्त्री अवयस्क हो, यानी कि लड़की नाबालिग है, तो क्या होगा? अगर लड़की नाबालिग है और दहेज की रकम या दहेज संरक्षक को मिलता है, तो वह जिस डेट में वयस्क होगी, यानी कि जिस डेट में वह बालिग हो जाएगी, उस डेट से 3 माह के भीतर वह दहेज की रकम पत्नी या उसके वारिस को देना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए ये तो होगी उसकी समय सीमा। अगर इस तय समय सीमा में कोई भी व्यक्ति जो संरक्षक के रूप में दहेज की रकम को हासिल करता है और वह नहीं देता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी इस एक्ट में इसी सेक्शन में किया गया है। इसी सेक्शन में किया गया है। उसको सजा क्या मिलेगी? सजा मिलेगी कम से कम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष। यानी कि कम से कम तुम्हें 6 माह का कारावास होगा, जो अधिकतम 2 वर्ष का हो सकता है, या कम से कम 5 वर्ष, 5,000 और अधिकतम 10,000। ठीक, क्या? कम से कम 5 वर्ष, 5,000 और अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 लाख का मिला है भैया हमको दहेज, नहीं देंगे तो क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा 5 से 10 साल की सजा होगी या 5 से 10,000 रुपये का जुर्माना ही देगा। ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारी सजा है, और जो दहेज की रकम तुमको मिलेगी वह भी तुम्हें वापस करनी होगी। यानी दहेज की पूर्ण रिकवरी भी न्यायालय आपसे करवाएगा। सजा तो ये अलग से, ये जो 5 से 10,000 तुम्हारे जाने हैं भैया, वो अलग से तुम्हारी जेब से जाएंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे सेक्शन 7। सेक्शन 7 यानी कि सेक्शन 7 में क्या दिया हुआ है कि अपराध का संज्ञान कौन और कब लेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कौन लेगा। ठीक है, अगर देखिए हमारी सिटी मेट्रो सिटी है, ठीक, अगर हमारी सिटी मेट्रो सिटी नहीं है तो ये लेगा महानगर
मजिस्ट्रेट। तो यहाँ कौन लेगा? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। संज्ञान कौन लेगा? तो ये डिपेंड करेगा हमारी सिटी कैसी है। हमारी सिटी मेट्रो सिटी है तो वहाँ संज्ञान लेगा महानगर मजिस्ट्रेट। अगर हमारी सिटी मेट्रो सिटी नहीं है तो वहाँ पर संज्ञान लेने का अधिकार है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को। ठीक, वहाँ संज्ञान कौन लेता है? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट लेता है। ठीक है, अब कैसे लेगा, कब लेगा? ठीक, ये तो हुआ कौन लेगा, कब लेगा। तो वह लेगा पुलिस रिपोर्ट पर, यानी कि पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में ले जाएगी। ठीक है, तब ले सकता है। पीड़ित के परिजन बिना थाने में या अपनी चौकी पे रिपोर्ट कराए डायरेक्ट भी न्यायालय जा सकते हैं, या फिर कोई एनजीओ भी न्यायालय जा सकता है, या फिर पीड़िता खुद जा सकती। देखिए, पीड़िता खुद जाए, पीड़िता के पेरेंट्स जाएं, या कोई एनजीओ जाए। ठीक है, या फिर न्यायालय को स्वतः जानकारी हो जाए कि इस लड़की के साथ दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। ठीक, तो वह स्वतः संज्ञान ले सकती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 देखिए, जो दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के अकॉर्डिंग अपराध होते हैं, इनकी प्रगति या प्रवृत्ति कैसी होती है। तो देखिए, इसमें अपराध क्या होते हैं? संज्ञेय अपराध होते हैं, अजमानतीय अपराध होते हैं और असमनीय अपराध होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये संज्ञेय अपराध, अजमानतीय अपराध और असमनीय अपराध क्या होते हैं? तो असंज्ञेय अपराध वे होते हैं जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, आपने अपराध किया, पुलिस को वारंट आपके नाम मिले या ना मिले, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ऐसे अपराध होते हैं संज्ञेय अपराध। अजमानतीय अपराध क्या होते हैं? जिनमें जमानत आपका मूल अधिकार नहीं होता है। इसका क्या मतलब? वहाँ पे जमानत भी मूल अधिकार होता है? हाँ भैया, ठीक है, जमानत हमारा मूल अधिकार है। आपको थाने से अधिकांशतः जमानत मिल जाती है, लेकिन दहेज प्रथा प्रतिबंध में ऐसा नहीं है, आपको जमानत नहीं मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे हो कि जमानत मिलेगी? नहीं मिलेगी, मिलेगी। कैसे मिलेगी बताते हैं। ठीक है, कैसे मिलेगी? देखिए, यहाँ पे जमानत आपको आपकी चौकी या थाने से नहीं मिलेगी। यहाँ जो जमानत आपको मिलेगी वह न्यायालय से मिलेगी। न्यायालय से, देखिए, न्यायालय से मिलेगी। देखिए, चौकी से जमानत तो आपको मिल ही जाती है क्योंकि वो आपका मूल अधिकार होता है चौकी में। लेकिन जब वही बात पहुंच जाती है न्यायालय में, तो आपको जमानत मिलना या ना मिलना या न्यायाधीश के स्वविवेक पर निर्भर करता है। यानी उसका मन होगा तो आपको जमानत देगा, मन नहीं होगा तो जमानत नहीं देगा। ठीक, अब देखते हैं असमनीय के अपराध क्या होता है। ये ऐसे अपराध होते हैं जिनमें समझौता नहीं हो सकता। क्या भैया समझौता नहीं हो सकता? हाँ, नहीं हो सकता। न्यायालय की नज़रों में समझौता नहीं हो सकता। आप न्यायालय कोर्ट के बाहर समझौता कर लें वो अलग बात, नॉर्मली यही होता भी है। ठीक, दहेज प्रथा में सबसे ज़्यादा समझौते ही होते हैं। लेकिन ये अपराध कैसा है? असमनीय, यानी जिसमें समझौता नहीं हो सकता। लेकिन कहाँ नहीं हो सकता? ये न्यायालय की नज़र में नहीं हो सकता। आप न्यायालय से बाहर समझौता करिए, जो कि होते ही हैं। ठीक है, अब देखते क्या है सेक्शन 8A। सेक्शन 8A सबूत का भार। सबूत का भार, अब ये क्या हुआ? मतलब जो सबूत का भार होगा इसमें, वह जो आरोपी होगा, जिसपे आरोप लगाया गया होगा, वह इस बात का खुद सबूत देगा कि वह इसमें निर्दोष है। अमूमन अदर केसों में क्या होता है, वहां जो केस करता है उसको ये गवाह या सबूत देने होते हैं कि भैया हाँ इन्होंने अपराध किया है, ये रहे गवाह और सबूत, इस आधार पर इनको सजा दी जाए। लेकिन दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, इसके अकॉर्डिंग जो अपराध होते हैं वो एक ऐसे अपराध होते हैं जिनमें जो आरोपी होता है उसे स्वयं क्या करना होता है? सबूत और गवाह देने होते हैं कि भैया हम निर्दोष हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, तो अब ये कब ऐड हुआ? 4A 4B, मैंने आपको बताया था। A B जितने भी एक्ट इसमें ऐड हुए हैं वो सब पहले
संशोधन से हुए। पहला संशोधन कब हुआ था? 1 नवंबर 1986 को हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सेक्शन 4B। सेक्शन 4B मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। दहेज प्रतिषेध अधिकारी कौन होता है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी वह अधिकारी होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका काम होता है कि यह पूरे राज्य में दहेज प्रथा को के जो एक्ट है इसको सुचारू रूप से लागू करे और दहेज प्रथा को रोके, कि दहेज की लेन देन को रोके। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? राज्य सरकार जितना आवश्यक समझे। और अधिकारियों की सहायता के हेतु एक सलाहकारी बोर्ड की भी स्थापना की जाती है। सलाहकारी बोर्ड की स्थापना की जाती है। इस सलाहकारी बोर्ड की स्थापना कौन करता है? तो वह करती है हमारी राज्य सरकार। कौन करती है? राज्य सरकार। देखिए, जो सलाहकारी बोर्ड होता है इसमें 5 मेंबर होते हैं और इन 5 मेंबरों को महिला कल्याण और समाज कल्याण का अच्छा अनुभव होना चाहिए। यह है इसकी कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? जो 5 मेंबर होंगे इसमें 2 मेंबर कम से कम महिला अनिवार्य है। कम से कम 2 तो अनिवार्य है, 3 हो, 4 हो, 5 हो जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन 2 जरूर होने चाहिए। ठीक, सेक्शन 9 क्या कहता है कि भैया इस एक्ट के संबंधित जो भी नियम कानून बनेंगे या इस एक्ट में जो भी संशोधन होगा वह राज्य सरकार कर सकती है? नहीं कर सकती भैया, ये संपूर्ण भारत पर लागू, यानी कि इसमें संशोधन कौन करेगा? केंद्र सरकार, यानी कि हमारी संसद करेगी। ठीक, तो इस एक्ट से संबंधित जो नियम कानून बनेंगे या उसमें जो संशोधन होंगे वो कौन करेगा? वो करेगी हमारी संसद, यानी कि केंद्र सरकार। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है? सेक्शन 10 या सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 क्या है? देखिए, जो भी अधिनियम के जो नियम कानून है इनको लागू करने के लिए, इनका क्रियान्वयन करने के लिए, इनको सुचारू रूप से अपने राज्य में चालू रखने के लिए जो नियम कानून बनेंगे वो राज्य सरकार बनाएगी। एक्ट से संबंधित नियम कानून संशोधन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। उस एक्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा? वो राज्य सरकार बनाएगी। ठीक, यानी कि सेक्शन 10 एक्ट से संबंधित नियम कानून केंद्र सरकार, सेक्शन 10 उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून राज्य सरकार। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को यह एक्ट समझ में आया होगा और आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्लास को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।